नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस से भूगोल के 100 अति महत्वपूर्ण तथ्य। समकालीन भारत भाग 2, जो कि भूगोल कक्षा 10 है, सामाजिक विज्ञान विषय में। अध्याय 1 के तथ्य हैं, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी जो विकास पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तु संसाधन कहलाती है। संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन। प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त है हमें संसाधन वो प्राकृतिक संसाधन, जो मानव द्वारा निर्मित है वो मानवीय संसाधन। समाप्ति के आधार पर संसाधन नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय यानी जिन्हें नया किया जा सकता है और रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन अनवीकरणीय यानी जिसका पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता, जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। पवन, जल, सौर नवीकरणीय योग्य संसाधन है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय योग्य संसाधन है। पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब पेट्रोल है, जीवाश्म ईंधन है, समाप्ति की ओर है, इन्हें हम नवीकरण नहीं कर सकते इनका, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव प्रकार के होते हैं, जीवित और निर्जीव। प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव जैविक संसाधन है। धातु, भूमि, जल और वायु अजैविक संसाधन है। चलिए 5वां नंबर है बच्चों, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा होता है। विश्व में पारिस्थितिक संकट कैसे पैदा हो रहा है? संसाधनों का हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, इस कारण से हो रहा है। 6वें नंबर में है, 1992 में ब्राजील दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन किसे कहा गया है? अनसेट को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया है। अनसेट को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया है, UNCED। यह सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ, 1992 में हुआ। 3 से 14 जून के बीच में यह सम्मेलन हुआ। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया है। फिर देखते हैं आगे, क्लब ऑफ रोम ने 1968 में अनसेड में संसाधनों के संरक्षण की बात कही। अब क्लब ऑफ रोम ने 1968 में यह बात कही कि हमें संसाधनों के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। 8वां नंबर है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र मैदानी है, 30% हिस्सा पर्वतीय है और 27% हिस्सा पठारी है। तो देखिए 43% क्या है? मैदानी है, 30% पर्वतीय है और 27% पठारी है। तो कुल स्थल क्षेत्र जो भारत का है उसे भी 3 भागों में बांट दिया गया है, मैदानी, पर्वतीय और पठारी। ठीक है बच्चों, यानी 30% पर्वत, 27% पठार और 43% मैदान है। 9वां देखते हैं, भू आकृति, जलवायु, मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं। भू आकृति, जलवायु, मृदा आदि भौतिक कारक कहलाते हैं। जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता मानवीय कारक कहलाते हैं। जनसंख्या का घनत्व का अर्थ है कि कम क्षेत्र में ज्यादा लोग यदि रहने लगे हैं तो घनत्व अधिक हो जाएगा। ज्यादा क्षेत्र में कम लोग यदि रहते हैं तो घनत्व कम कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब 10वें नंबर में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 11वां है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में
33% भूभाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने कहा कि भारत में 33% भाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। 12वां है, पंजाब हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। मृदा का निर्माण जैव व अजैव पदार्थों से होता है। मृदा वास्तव में जैव व अजैव पदार्थों से निर्मित होती है। 14वां देखिए, भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं और खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। तो उत्तरी मैदान जो बना है वो जलोढ़ मृदा से बना है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और खादर जो है नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को हम क्या क्या कह सकते हैं? रेगर मृदा और काली कपास मृदा। 16वां नंबर है, लाल मृदा का रंग लौह धातु के कारण लाल होता है। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। तो लाल मृदा का रंग क्यों लाल होता है? लौह धातु के कारण लाल होता है। और लेटेराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। 17वें नंबर में है, लेटेराइट मृदा अम्लीय होती है। ध्यान रखिए बच्चों, लेटेराइट मृदा अम्लीय होती है। लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। 18वां नंबर है, मरुस्थलीय मृदा रेतीली व लवणीय होती है। मरुस्थलीय मृदा जो है वो रेतीली होती है, लवणीय होती है। 19वां नंबर है, वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मृदा ह्यूमस रहित होती है। जो वन मृदा है वो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उसमें ह्यूमस की कमी या ह्यूमस रहित होती है। 20वां है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जल के तेज बहाव के कारण जैसे नदियों के किनारे की मृदा बह जाती है, उसका कटाव हो जाता है, उसे ही तो हम कहते हैं मृदा अपरदन। अगला है, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्खात भूमि या बेडलैंड कहते हैं। उत्खात भूमि किसे कहेंगे? जो जोतने योग्य नहीं होती। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को खड्डा या रवाइन भूमि कहा जाता है। मृदा का जल के साथ घुलकर बह जाना चादर अपरदन है। जब मृदा जो है जल के साथ बह जाती है तो उसे हम कहते हैं चादर अपरदन। इसको विस्तार से समझते हैं। चादर अपरदन वास्तव में क्या है? सीड इरोजन है, एक प्रकार का मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन है, जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत धीरे धीरे और समान रूप से हटती है। इसमें पानी की पतली परत चादर खेत की सतह पर बहते हुए मिट्टी को छोटे छोटे कणों के रूप में बहाकर ले जाती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर तब होती है जब भारी वर्षा होती है और भूमि की ढलान होती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत लगातार बहकर हट जाती है। बच्चों अब समझ में आया चादर अपरदन क्या है? अगला लेते हैं। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। कहां पर की जाती है? पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में। कौन सी कृषि? सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार कृषि क्या है? जिसे टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। पहाड़ी और ढलान वाली भूमि पर की जाने वाली विशेष प्रकार की कृषि पद्धति है। इस तकनीक में खेतों को सीढ़ीनुमा आकार में ढलान के साथ काटकर समतल स्तरों में बनाया जाता है, जिससे जल और मृदा का संरक्षण होता है। यह पद्धति मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में उपयोग की जाती है जहां भूमि ढलान वाली होती है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में। अगला है, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। मुख्य रूप से कहां पाई जाती है काली मृदा? महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़।
काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम से भरपूर होती है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है तथा इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये ज्यादा नमी को धारण करती है काली मृदा। अगला है, भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर कृषि होती है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है। अब अध्याय 2 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन प्राथमिक उत्पाद है। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर वन्यजीव परियोजना 1973 में शुरू की गई। अगला है, रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्से पर होते हैं। यानी देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 क्षेत्र हमें रक्षित क्षेत्र रखा जाता है। अगला है, भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन हैं। जो भी वन क्षेत्र हैं भारत में आधे से ज्यादा आरक्षित वन क्षेत्र हैं। भारत आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। इस देश में आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अगला है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है उसमें मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करती है। महुआ की और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। अगला है, चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है चिपको आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन। अगला है, भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। स्थायी वनों का क्षेत्र भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला है, संयुक्त वन प्रबंधन एक सामुदायिक वन प्रबंधन कार्यक्रम है जिसमें स्थानीय समुदायों और वन विभाग का मिलकर वन संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य वन संरक्षण के साथ साथ ग्रामीणों को वन संसाधनों के उपयोग का अधिकार और वन उपज के लाभ प्रदान करना है। ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। अध्याय 3 जल संसाधन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पृथ्वी का 3/3 धरातल जल से ढका हुआ है। 3/3 धरातल जल से ढका हुआ है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई एक योजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है। यह परियोजना पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बनाया हुआ है। तो ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह भारत की सबसे प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है और पंजाब राज्य में सतलज नदी पर यह बांध बनाया गया है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण है बच्चों। आगे है, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। यदि हम बांध ना बनाएंगे तो बहते जल को कैसे रोक पाएंगे, उन्हें सही दिशा में कैसे पहुंचा पाएंगे और बहाव को कम कैसे कर पाएंगे। इसलिए बांध जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध कहां बनाया गया है? गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों को लाभ पहुंचता है। नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बना है उससे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों को लाभ पहुंचता है।
अगला है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भारत का मेघालय राज्य है, विशेषकर माशिनराम गांव, चेरापूंजी भी कहीं कहीं देखने मिलता है। यह क्षेत्र अपने अनुकूल भौगोलिक स्थिति, विशेषकर खासी पहाड़ियों के कारण अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है। यह क्षेत्र वास्तव में पटकोई, नागा, मिजो, जयंती, खासी, गोरो इन पहाड़ियों से मेघालय राज्य ढका हुआ है और इस कारण से मासिनराम में खास करके सर्वाधिक वर्षा होती है। दामोदर नदी को भारत की शोक की नदी कहा जाता है क्योंकि यह अतीत में अक्सर बाढ़ का कारण बनती थी, जिससे बिहार और पश्चिम बंगाल के बड़े क्षेत्रों में भारी तबाही होती थी। बाढ़ के कारण इस क्षेत्र के कृषि, जनजीवन और संपत्ति को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता था। हालांकि बाद में दामोदर घाटी परियोजना के तहत बांध और जलाशय बनाए गए, जिससे इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया। बच्चों, बांध बनाने से बाढ़ को रोका जा सकता है। आगे है अध्याय 4, कृषि से संबंधित तथ्य। देखिए, कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि विभिन्न उद्देश्यों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। अगला है, रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। बिल्कुल सही, शीत ऋतु में हमें रबी की फसलों को बोना होता है। रबी की फसलों को ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है और खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं और शीत ऋतु में काटी जाती हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों मुख्य रबी फसलें हैं। आगे है, खरीफ की फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ फसलों को सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन प्रमुख खरीफ फसलें हैं। अगला है, ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है बच्चों। अगला है, दालें फलीदार फसल का उदाहरण हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता भी है। सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। दालें भूमि की उर्वरता को बनाकर रखती हैं। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं बच्चों, आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन्हें अपने नोट्स में लिखिए। अगला है, चाय एक रोपण फसल का उदाहरण है। असम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। भारत में कॉफी प्रारंभ में यमन से लाई गई थी। कॉफी की खेती नीलगिरी पहाड़ियों में की जाती है मुख्य रूप से। अगला है, रबड़, कपास, जूट एक रेशेदार अखाद्य फसलें हैं। ये खाने में उपयोग नहीं होती, अखाद्य इसलिए बोला जाता है और रेशेदार है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। रबड़ मुख्यतः भारत के केरल, तमिलनाडु में उगाया जाता है। अगला है, रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन या सेरिकल्चर कहलाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अगला है, जूट को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट का प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी बनाने में किया जाता है। आगे है अध्याय 5 से खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से महत्वपूर्ण तथ्य। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व हैं जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज को धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खनिज क्या है? पृथ्वी के अंदर से निकाले गए पदार्थों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। लोह युक्त खनिजों को लौह खनिज कहा जाता है, जैसे लौह अयस्क और मैग्नीज आदि लौह खनिज हैं।
जिन खनिजों में लोहा नहीं होता उन्हें गैर लोह खनिज कहते हैं, जैसे बॉक्साइट, सीसा, सोना आदि गैर लोह खनिज हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर जगह ही तो हो रही है ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। तो परंपरागत संसाधन वास्तव में जो समाप्तशील हैं, जैसे अनवीकरणीय संसाधन जिन्हें हम फिर से नया नहीं कर सकते, वो परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। गैर परंपरागत संसाधन जिन्हें हम नया कर सकते हैं, यानी नवीकरणीय संसाधनों को हम गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं। परंपरागत साधन। कोयला एक ठोस ईंधन जिसका उपयोग बिजली उत्पादन उद्योगों तथा तापीय ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है, परंपरागत साधन है। पेट्रोलियम समाप्तशील जिसे हम कहते हैं, एक तरल ईंधन है जो पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पादों में बदलकर परिवहन और उद्योगों में इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस एक गैसीय ईंधन है जिसे बिजली उत्पादन, घरों में खाना पकाने और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। अब गैर परंपरागत साधन समझिए बच्चों। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी सूरज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जिसे सोलर पैनल के माध्यम से बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। पवन ऊर्जा विंड एनर्जी हवा की गति से उत्पन्न ऊर्जा जिसे विंड टरबाइन के जरिए बिजली में बदला जाता है। और गैर परंपरागत साधन क्या है? जैव ऊर्जा बायोमास एनर्जी जैविक अपशिष्ट पौधों और जानवरों के अवशेष से उत्पन्न ऊर्जा है। जल ऊर्जा हाइड्रो पावर पानी की धारा से उत्पन्न ऊर्जा जैसे बांधों से मिलने वाली बिजली क्या है? जल ऊर्जा का उदाहरण है। भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी पृथ्वी के अंदर के तापमान से उत्पन्न ऊर्जा जिसका उपयोग बिजली उत्पादन और घरों को गर्म करने में किया जा सकता है। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी समुद्री ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा जो विशेष उपकरणों से बिजली में परिवर्तित होती है। अब अध्याय 6 विनिमय उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना विनिर्माण कहलाता है। उद्योग देश की आर्थिक उन्नति का मापन है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। अगला है सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, चीनी, चाय और कॉफी आदि कृषि आधारित उद्योग हैं। लौह इस्पात, पेट्रो रसायन, सीमेंट, मशीन, औजार आदि खनिज आधारित उद्योग हैं जो कि खनिज पर डिपेंड करते हैं। भारत प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में लगाया गया था। भारत में प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया था? 1854 में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में लगाया गया था। मुंबई में लगाया गया था और 1854 में लगाया गया था। भारत पटसन से निर्मित सामान का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। पटसन से जो सामान बनता है सबसे ज्यादा बेचता है विक्रेता कौन है? भारत है। भारत बांग्लादेश के पश्चात पटसन का दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। बेचने में इसका स्थान कैसा है? दूसरा बड़ा है। भारत का प्रथम पटसन उद्योग कोलकाता में 1855 में लगाया गया था। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं।
इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। भारत के छोटा नागपुर के पठार में अधिकांश लौह तथा इस्पात उद्योग स्थापित हैं। अगला है बच्चों, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों से जल प्रदूषण होता है। उद्योगों से औद्योगिक प्रदूषण होता है। उद्योगों से 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, वायु, जल, भूमि व ध्वनि प्रदूषण। अगला नंबर है, अनचाही गैसों जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। SO2 और CO ये सब क्या है, वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। अगला अध्याय 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं वे ही तो व्यापारी कहलाते हैं। परिवहन के 3 साधन होते हैं, स्थल, जल और वायु। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। अगला है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। कौन है, सिलचर। आगे देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी को कम करना है। मेगा सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। अगला है, भारत में सड़कों का रखरखाव व निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। 90 नंबर है, प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली व अमृतसर को आपस में जोड़ता है। 91 है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। राज्य राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव का दायित्व राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। जिला मार्गों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है बच्चों। 92 है, भारत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से सड़कों द्वारा जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत किया जाता है। 93 नंबर है, अटल टनल, रोहतांग टनल जिसको कहते हैं हम, को वर्तमान में विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंगों में से एक माना जाता है। यह सुरंग भारत के हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है और इसे 3 अक्टूबर सन 2020 को जनता के लिए खोला गया था। अटल टनल की लंबाई लगभग 9.02 किलोमीटर है और यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। 94 नंबर है, भारत देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 में चलाई गई थी। अगला है, भारतीय रेलवे का संचालन को सुचारू बनाने और प्रबंधन के लिए इसे विभिन्न रेल प्रखंडों या जोन में बांटा गया है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 18 रेल जोन हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख पहला पत्तन कांडला है। भारत के कांडला पत्तन की दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का कांडला पत्तन एक ज्वारीय पत्तन है। भारत का कोची पत्तन सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कोची पत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रय है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। विशाखापट्टनम पत्तन स्थल से घिरा है। गहरा व सुरक्षित पत्तन है। सारे पत्तनों की यहाँ पर जानकारी दी गई है। बंदरगाह की सारी जानकारी यहाँ दी गई है बच्चों। भारत का
पारादीपत्तन उड़ीसा राज्य में स्थित है। सारे महत्वपूर्ण हैं। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। कोलकाता एक ज्वारीय पत्तन होने के कारण इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। 97 है, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। विश्व का वृहत्तम डाक संचार भारत में है, सबसे बड़ा डाक संचार। डिजिटल भारत सूचना प्रौद्योगिकी को समझने का एक विशाल कार्यक्रम है। समझाने का विशाल कार्यक्रम क्या है? हमारा डाक संचार है। 99 है, भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक है। फिल्मों का उत्पादक कौन है? सबसे ज्यादा भारत है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। और 100वां और अंतिम तथ्य है बच्चों, बाजार एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का विनिमय होता है। दो देशों के मध्य व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।